और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने में। और एक्चुअली ये दोनों जो क्वेश्चन है ये मेनली एलसीआर सर्किट से बेस्ड है। तो मैं आपको धीरे धीरे और आराम आराम से सब चीज़ें समझाता हूँ। एलसीआर सर्किट क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कोई एक एसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों एलिमेंट्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट कहते हैं। ये एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इसकी यूनिट हेनरी में होती है और ये माइक्रोफेराड में दे रखा है, मिली हेनरी में दिया है। क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इन गिवन एलसीआर सर्किट। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एंगल होता है आई और वी के बीच में। अब ये क्या होता है, जब आप लोग रिवाइज करोगे तो आपको पढ़ने में ये आएगा कि जैसे अगर रजिस्टर को एसी से कनेक्ट करते हैं तो वी और आई सेम फेज में होता है, दोनों में 0 डिग्री का एंगल होता है। अभी रिवाइज करोगे तो पढ़ने में आ जाएगा, याद आ जाएगा। कैपेसिटर में आई और वी में अलग एंगल होता है, फेज होता है, ठीक है। और इंडक्टर में आई और वी के बीच में क्या होता है, अलग एंगल होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कंबाइंड एलसीआर सर्किट है, कंबाइंड क्या है, एलसीआर सर्किट है, तो उसमें जो फाइनली और आई और वी के बीच का एंगल होता है वो काफी अलग होता है। अब इसके लिए हम फेजर पढ़ते थे, मैं बताता हूँ बच्चों, फेजर पढ़ते थे हम लोग, ये पढ़ते थे। देखो ये इधर देखो बच्चे, ये वी एल हुआ था, ये वी सी हुआ करता था, ये वी आर हुआ करता था, ये आई हुआ करता था। जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो होती है लीड करती है करंट से, रजिस्टर में सेम फेज में होती है, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है वो क्या करती है, लैग करती है। बट अगर तीनों का कंबाइंड सर्किट है, कंबाइंड एलसीआर सर्किट है, तो हमने माना कि मान लो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, ये हो जाएगा VL माइनस VC, और ये क्या हो जाएगा VR, क्योंकि एलसीआर सर्किट है। इसको ऐसे ही समझते जाओ, फिलहाल समझते जाओ ऐसे, ठीक है। तो मान लो अब हम जब नेट वोल्टेज निकालते हैं तो नेट वोल्टेज यहाँ कहीं आएगा, नेट वोल्टेज यहाँ कहीं आएगा, ये नेट वोल्टेज होगा, और करंट हमारा एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये जो एंगल होगा इसके कहते हैं हम लोग फेज फैक्टर, फेज फैक्टर या फिर फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, इसे फाई के नाम से जाना जाता है। क्या, किसके नाम से जाना जाता है, फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। यहाँ पर भी हमने जो लिखा है ये बच्चों फाई लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं फेज डिफरेंस वी और आई के बीच का जो फेज होता है। अब अगर हम बात करें, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे कैलकुलेशन के लिए इसकी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमने आपको पढ़ाया था तो कॉस फाई का फॉर्मूला लिखवाया था, और इस ट्राइंगल से भी आप लिख सकते हो। इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। कॉस फाई ले सकते हो या टेन फाई ले सकते हो आप लोग, 10 फाई ले लो। जैसे मान लो अगर आपको फाई चाहिए तो 10 फाई ले लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, VL माइनस VC बाय VR। ये कौन से ट्राइंगल से आया, ये वोल्टेज ट्राइंगल से आया। ऐसे ही हमारे पास एक होता है इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल से क्या होता है, ये हो जाता है XL माइनस XC बाय R। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ रखा है। अब XL क्या होता है, XC क्या होता है, R क्या होता है, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे R कहते हैं, कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का जो अपोजिशन होता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हम देखें सर्किट में इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे XL कहते हैं, ये ओमेगा L होता है। अब यहाँ ओमेगा कैसे आए, देखो अच्छा ये होता है ओमेगा टी, ये होता है ओमेगा टी। ओमेगा कितना हो गया 1000, और टी सॉरी हाँ ये हो गया L, L कितना है हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 100 ओम। जो इंडक्टेंस, जो रिएक्टेंस होता है उसकी यूनिट भी ओम होती है। तो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा कितना हो जाएगा 1000, और सी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्या आ जाएगा 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, क्या आ जाएगा ये 500 ओम आ जाएगा। और रेजिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है,
तो अब बच्चों हमको वैसे अगर फॉर्मूले में लगा दे डायरेक्टली तो ये क्या हो जाएगा, 10 फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, 100 माइनस 500 क्या आ जाएगा, माइनस 400, और सी कितने मतलब सॉरी आर कितने 400, तो 10 फाई की वैल्यू क्या आई, -1। अब बच्चे कहते हैं सर ये -1 कैसे होती है, ठीक है, -1 का मतलब क्या होता है, 10 फाई की वैल्यू -1 कब होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि 1045 1 होता है, 1045 पाई बाय 4 1 होता है, और 10 -45 डिग्री एंगल -1 होता है। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जो एंगल का खेल होता है, एंगल का खेल होता है, इधर देखो बच्चे, मान लो इधर देखो बच्चे हम साइन ना ले, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या आपको बताता हूँ। हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या मान के चला, हमने मान के चला कि v आगे है i पीछे है, ठीक है, तो ये जो एंगल आ गया ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आया, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि v पीछे होगा और i आगे होगा, इसलिए एंगल क्या आया, -45 डिग्री, क्या आया, -45। मैथमेटिकली अगर देखो तो 10 फाई -1 कब होता है, करीब करीब 135 कितने डिग्री पे होता है, 135 पे, 135 पे हो सकता है, उस पे और इस पे भी हो सकता है, क्या कहते हैं, अगर 360 में से आप 45 माइनस करो उस पे भी होता है। खैर यहाँ जो मतलब है बच्चों इस चीज का यही है। अच्छा वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, एक चीज अच्छे से बताऊं, कभी वो बच्चे जब हमने फॉर्मूला देते हैं ना ये वाला, तो बच्चे सोचते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर ही होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बड़ा वाला है आमतौर पर उसको आगे रखा जाता है, जैसे मान लो हमने तो यहाँ लिख दिया कि भाई 100 माइनस 500 माइनस 400, बट आमतौर पर बड़ी वाली वैल्यू को आगे रखा जाता है, मतलब 500 माइनस 100 तो क्या आएगा 400, तो ये 1 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि अगर आप बड़ा वाला आगे रखते हो छोटा वाला पीछे रखते हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सएल बड़ा है या एक्ससी बड़ा है। मतलब जो हमारा फेजर था उसके हिसाब से देखो, अगर ये बड़ा है, एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, मतलब या फिर अगर वोल्टेज की फॉर्म में बोले तो VL बड़ा है VC से, ठीक है, तो नेट वोल्टेज इधर आएगी, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बड़ा होगा छोटा होगा, तो ये VL माइनस VC हो जाएगा और ये VR हो जाएगा, नेट वोल्टेज इधर आएगी और करंट इधर आएगा। और अगर VC बड़ा है तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, नीचे आएगी, या फिर XC बड़ा है, जैसे मान लो आप यहाँ देखो XC बड़ा है, ये XL बड़ा है, ये बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे, VC माइनस VL, और नेट वोल्टेज किधर आएगी, नीचे आएगी, और 45 डिग्री कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। समझे बच्चे या नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी देखो बच्चे जब डीपली पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अच्छे से हो जाएगा ना, मतलब आप लोग ऐसे कर लोगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि साइन का इतना आफत नहीं भी है, साइन का इतना आफत नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ साइन को लेके, आप मत करो ऐसे। देखो बच्चे ओम, ये हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंड suitably to the capacitor C that would make the power factor unity। इसके साथ कौन सा कैपेसिटर लगाया जाए ताकि पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी LCR सर्किट में हमने आपको बताया कि करंट और नेट वोल्टेज में कुछ एंगल होता है, जैसे ये कोई एंगल है फाई, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई होता है, क्या होता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर। तो ये क्या कह रहा है, पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए। तो जब हमने आपको बताया था कि रेजोनेंस के टाइम में, इधर देखो बच्चों, किस टाइम में पावर फैक्टर 1 होता है, रेजोनेंस के टाइम में
पावर फैक्टर यूनिटी होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम में क्या होता है, XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। ठीक है, तो XL और XC बराबर होना चाहिए। तो XL क्या है, 1/XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। तो अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू कितनी है, बताओ क्या है ये, C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पावर फैक्टर 1 का मतलब समझ में आया ना बच्चों, रेजोनेंस। अच्छा, अगर किसी को और भी डाउट है, कई बच्चे कहे सर मुझे ध्यान नहीं रहा पावर फैक्टर 1 हो जाए, तो अगर पावर फैक्टर 1 है आपको याद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, cos फाई का अगर फॉर्मूला देखो तो cos फाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, बोलो, बेस अपॉन कॉस क्या होता है। देखो ये फेजर ट्राइंगल है, मतलब मान इम्पीडेंस फेजर है, इम्पीडेंस फेजर है, ये Z हुआ, ये XL माइनस XC हुआ, ये क्या हुआ R, ये क्या होता है बेस अपॉन R/Z। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अगर cos फाई 1 ले लिया आपने, cos फाई क्या ले लिया, 1 ले लिया, मतलब कि Z किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। Z की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी ले लो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल में तो। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, XL इज इक्वल टू XC आएगा। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, जब कंडीशन किसकी होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस पावर फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना इससे, 10 की पावर, पक्का 10 की पावर -5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर माइक्रो में लिखे तो 10 × 10 की पावर -6, 10 माइक्रोफैराड, मतलब हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोफैराड, हमारे पास है कितने का, 2 का। तो हम क्या करें कि ये 2 से 10 हो जाए। कोई बच्चा कहेगा सर 2 को निकाल के 10 लगा दो, नहीं, इसने मना किया है, इसने कहा है इसके साथ ऐड करना है, तो 8 ऐड कर दो, सीरीज में या पैरेलल में, शाबाश बच्चे। कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होते हैं, अगर 8 माइक्रोफैराड ऐड करोगे तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।